हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीबीएड की कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें कि 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग को 2023 का और 24 का पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार के ही 2022 में ही काफ़ी क्वेश्चंस आपको 2023 में देखने को मिले हैं जो रिपीट हुए थे। तो इसलिए रिपीट भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें 2022 के पेपर में 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे आपको सारी ही वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो जीके के हैं या फिर हिंदी है, इससे रिलेटेड अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है पीवाईक्यू जोन, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर इस रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कॉमर्स का पेपर मिल गया, वहाँ पर आपको जीके का, हिंदी का, वो बाकी के पेपर्स मिल जाएंगे, तो जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, तो आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं अब और 76 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि भारत में 1 रुपए के नोट छापने का दायित्व होता है रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग का, भारत सरकार का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग का। तो 1 रुपए का नोट की ही स्पेशली बात क्यों करी गई है, क्योंकि जो 1 रुपए का नोट होता है उसको भारत सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो निकालती है। बाकी सारे ही नोट जो होते हैं वो सब किसके द्वारा निकाले जाते हैं, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का काम होता है नोट निर्गमन का, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है वो भारत सरकार निकालती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के अवमूल्यन से क्या आशय है। सिक्के के भार में कमी, रुपए की घरेलू क्रय शक्ति में कमी, रुपए की बाह्य क्रय शक्ति में कमी, रुपए के अंकित मूल्य में कमी। अवमूल्यन की जब बात की जा रही होती है तो मतलब क्या होता है कि जो रुपया है उसकी वैल्यू का कम होना या उसकी क्रय शक्ति का कम होना, तो वो आंतरिक नहीं होता, बाह्य होता है, यानी कि विदेश में विदेशी मुद्रा के उसमें कंपेरिजन में अपने अपने सिक्के की वैल्यू का कम होना, तो रुपए की बाह्य क्रय शक्ति में कमी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रुपए के अवमूल्यन का आशय रुपए की बाह्य क्रय शक्ति में कमी करने से है। दूसरे शब्दों में, जब एक देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। इससे आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यानी इम्पोर्ट करना, विदेशों से अपने देश में मंगाना महंगा हो जाएगा, कॉस्टली पड़ेगा, और अपने देश से दूसरे देशों में चीजों को बेचना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सस्ती हो जाएंगी तो दूसरे देश आसानी से उसको खरीदते हैं। कई बार एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, जब बैंक दर नीची होगी तो साख निर्माण होगा, अधिक, कम, शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जब बैंक दर यानी कि जो बैंक रेट होगा वो कम होगा तो साख का निर्माण ज्यादा। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक होता है, जो बाकी कमर्शियल जो बैंक है उनको क्या करेगा, ऋण देता है, लोन देता है कमर्शियल बैंक को, वो रेट क्या कहलाता है, वो रेट आपका हो जाता है बैंक रेट। तो यहाँ पर जब वो रेट क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा लोन ले पाएंगे, तो जब उनके पास धनराशि ज्यादा होगी तो वो ज्यादा ही क्या करेंगे, जो कस्टमर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जब बैंक दर नीची होगी तो साख का निर्माण अधिक होगा, मोर होगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अब कैसे कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक, अगर रिजर्व बैंक चाहेगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई है, वो उसकी मात्रा को कम करना चाहेगा साख की, तो क्या करेगा, अपना जो जो रेट है वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा बैंक रेट। जब रेट इंक्रीज कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक होंगे वो कम लोन लेंगे, लोन कम लेंगे तो यहाँ पर वो लोन कम प्रोवाइड भी कराएंगे। तो इस तरह से जो रिजर्व बैंक होता है वो कंट्रोल रखता है साख पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। एग्जिम, विनिमय बैंक, एचडीएफसी बैंक है, नाबार्ड है। तो यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा ही किसे जाता है, नाबार्ड को कहा जाता है, फुल फॉर्म ही है उसकी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो नाबार्ड है इसको एक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाला बैंक माना जाता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की संस्तुति पर की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसकी संस्तुति पे की गई थी, तो शिवरामन समिति जो थी उसकी संस्तुति पे की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन में से कौन सा द्वितीय समंकों का स्रोत नहीं है। समाचार पत्र है, वेबसाइट है, अवलोकन है, जर्नल और पत्रिका है। तो द्वितीय समंक
प्राथमिक क्रमांक क्या होते हैं, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। जो आप लोग का प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था। तो द्वितीय क्रमांकों का स्रोत नहीं होता, जो आपके गवर्नमेंट है, जैसे जो निकालती है अपनी मैगजीन्स है, न्यूज़लेटर्स हैं, या रिज़र्व बैंक निकालती है, या और भी सरकारी संस्थाएँ हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा के स्रोत होते हैं। जो पहली बार कोई खुद से अंकों को क्रमांकों को कलेक्ट कर रहा है, डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा होता है। तो यहाँ पर समाचार पत्र भी आपके द्वितीयक हैं, वेबसाइट भी और जर्नल और पत्रिका भी, लेकिन अवलोकन जो है ये प्राथमिक है, प्राइमरी डेटा का स्रोत है, ना कि सेकेंडरी का। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक के सूक्ष्म पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। सूक्ष्म मिनट को बोलते हैं। तो बैठक के अध्यक्ष के, सचिव के, अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के पद में से कोई नहीं। तो जो बैठकें होती हैं किसी कंपनी में, उसके मिनट जो बनता है, सूक्ष्म जो बनता है, जिसमें कि बहुत ही ब्रीफली लिखा होता है कि क्या-क्या चर्चाएँ हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें करी गई हैं उस बैठक में, तो उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? दोनों के ही होते हैं। अध्यक्ष के भी होते हैं और सचिव के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होती है। केंद्र सरकार की, न्यायालय की, पूंजी निर्माण नियंत्रक की, कंपनी लॉ बोर्ड की। तो पूंजी में जब हम रिडक्शन कर रहे होते हैं कंपनी की कैपिटल का, तो किसकी हमको परमिशन लेनी रिक्वायर्ड होती है? तो वो हो जाएगा आपका न्यायालय की। बोर्ड की लेनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हितों में कमी आ सकती है, इसलिए लेनी आवश्यक होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पूर्व प्रभाव से परिवर्तन किया जा सकता है? भाषा सीमा नियम, अंतर नियम, प्रवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन की बात आएगी, तो भाषा सीमा नियम जो होते हैं उनमें परिवर्तन करना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि वो सीमाएँ निर्धारित करते हैं। जो कंपनी रजिस्टर्ड कराई जा रही होती है, तो भाषा सीमा नियम के जो 6 क्लॉज़ होते हैं उनमें जो लिखा जाता है, उसमें चेंजेज़ आसानी से नहीं किए जा सकते, उसके लिए कोर्ट की अनुमति भी लेनी होती है। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कंपनी की पूँजी में कमी की जा रही थी, तो वहाँ पर हमें न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ रही थी। क्योंकि जो कंपनी के पूँजी वाक्य होता है, उसमें जो ऑथराइज़्ड कैपिटल लिखी होती है, उतनी ही कैपिटल होती है। उससे अगर आपको कम करना है, तो उसके लिए आपको न्यायालय की अनुमति लेनी है। तो यहाँ पर लेकिन अगर पूर्व प्रभाव से पहले से ईज़िली करी जा सकती है, तो वो पार्षद अंतर नियम होते हैं। अंतर नियमों में आसानी से चेंजेज़ किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा होती है। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? अंशधारी, वैधानिक लेखा परीक्षक, भारतीय आंतरिक अंकेक्षण संस्थान, संचालक मंडल। तो यहाँ पर जो संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो ईज़िली या मैनेजर भी लिखा हो सकता है। जो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको नियुक्त कर सकते हैं। और लेकिन जो सिर्फ अंकेक्षण की बात की जाएगी, तो उसे अंशधारी ही नियुक्त करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी लाभांश का भुगतान करती है। एक कंपनी जो है वो डिविडेंड किस पर पे करेगी? निर्मित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो केवल प्रदत्त पूंजी पर, पेड अप कैपिटल पर ही डिविडेंड देती है, बाकी किस कैपिटल पर नहीं देती। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या, जैसे कि भर्ती होती है, फिर उसमें चयन होता है, जैसे कि अब टियर 1 है, टियर 2 है, कई टियर्स में केवीएस के हमारे से एग्जाम्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बड़ी उसमें कम करके छोटे उसको ये किस तरह से कर सकते हैं कि जो ज़्यादा योग्य है उसको छाँट के अलग करा जाता है। तो छोटे-छोटे समूह में आगे जाकर के आपकी जैसे-जैसे होते जाते हैं एग्ज़ाम, जैसे कि प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू है, तो उसमें संख्या कम होती जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम चयन कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं, और ये नेगेटिव होती है। अब तो ये भी क्वेश्चन आता है कि चयन जो है वो किस नेशन में कैसी होती है? तो वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। भर्ती जो होती है, रिक्रूटमेंट, वो आपकी क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्मिक विभाग का कार्य नहीं है? कार्य में लगाना, भर्ती करना, कार्योन्मुख करना, शोध एवं विकास। कार्मिक विभाग जो होता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट जो होता है, उसका क्या कार्य नहीं होगा? तो कार्योन्मुख करना जो होता है, वो उसका कार्य नहीं होता, बाकी तीनों ही उसके कार्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2024 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 22 में भी रिपीट हुआ है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, वो बार-बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इस बार भी 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका इस बार रिपीट हो सकता है।
तो किस पर लागू नहीं होता? तो मैंने पहले ही बताया था कि किसी की लाइफ जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, उसकी कोई भी कंपनसेशन नहीं की जा सकती क्योंकि जीवन अमूल्य होता है। तो यहाँ पर जीवन बीमा जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ये एक आपका सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी उस पे लागू नहीं होता। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री बीमा में औसत वाक्यांश संबंधित है? हानि से, दावों के भुगतान से, दावे के भुगतान से या फिर क्षतिपूर्ति से। तो सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश जो एवरेज कॉस्ट लिखा होता है वो किससे रिलेटेड है? तो हानि से। ये देखना होता है कि हानि कितनी हुई है, उसको निकाला जाता है कभी-कभी। पूरी हानि नहीं होती है तो उसमें जितनी हानि हुई है उतना ही अमाउंट कंपनी पे करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करती है। तो उस हानि को निकाला जाता है, उसका फ़ॉर्मूला होता है उससे। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामुदायिक हानियाँ 2 प्रकार की होती हैं, पूर्ण हानि और औसत या आंशिक हानि। इसका तात्पर्य ये होता है कि क्षतिपूर्ति कुल मूल्य बीमित मूल्य के अनुपात में होगी। बीमा के सिद्धांत में शामिल है बीमा योग्य, परम सदविश्वास, क्षतिपूर्ति सभी। तो बीमा का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, उसमें तीनों ही चीज़ें आती हैं। बीमा योग्य हित भी होना चाहिए, सदविश्वास भी होना चाहिए और क्षतिपूर्ति भी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ये सभी सिद्धांतों पर काम करता है। इसके अलावा जो और सिद्धांत हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप लोग के अलग-अलग आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैं आप लोग को पढ़ा भी चुकी हूँ। बीमा योग्य हित है, परम सद्भाव है कि जो भी वो बातें बता रहा है बीमा कराने वाला वो सब सच होनी चाहिए, सद्भाव का सिद्धांत है ये। क्षतिपूर्ति भी बता चुके हैं, प्रत्याशयन भी हो गया है, अविदाय का, वारंटी का और असंतकरण का सिद्धांत। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आते जाएँगे, मैं आप लोग को एक-एक चीज़ क्लियर करती जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटता चालू अनुपात प्रदर्शित करता है, यानी कि करंट रेशियो है और वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्या दिखा रहा है? स्थिर तरलता है, बढ़ती तरलता है, तनावपूर्ण तरलता है, संतोषजनक चालू शोधन क्षमता। अब करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये घटेगा कब? तब घटेगा जब आपकी करंट एसेट कम हो जाए या तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाए, यानी कि करंट एसेट डिक्रीज हो जाए और करंट लायबिलिटी बढ़ जाए, तभी तो ये घटना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, तरलता कम होती जा रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है कि तनावपूर्ण तरलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि आदर्श, पहले भी मैं आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ कि इसमें आदर्श जो होता है 2:1 होता है, यानी कि जो आपकी एसेट्स हैं वो आपकी लायबिलिटी की कितनी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्कंद आवर्त सूचक होता है। ये जितने भी आपके रेशियोज निकाले जाते हैं ये किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ये रेशियो एनालिसिस जब आप अपने सारे रिकॉर्ड्स रख लेते हैं, अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उन्हीं का एनालिसिस किया जाता है इन उसमें रेशियो एनालिसिस है, जैसे कि इसके अलावा जो बीपी एनालिसिस किया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सारे चीज़ों से क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं, जो कि आपके अकाउंट्स के प्रिपेयर होने के बाद की स्थिति होती है। और मेनली ये किसके काम होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये मैनेजर जो कंपनी के स्वामी होता है, मैनेजर होते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, उनके काम की ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे वो अपने आगे के बिज़नेस को सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए स्कंद आवर्त सूचक की, तो स्कंद आवर्त यानी कि जो आप लोग का स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसकी बात की जा रही है, कि कितनी बार जो है, कितनी एक अवधि में, किसी लिमिटेड टाइम पीरियड में कितनी बार स्टॉक जो होगा वो रिकवर हो रहा है, आप उसको दोबारा से ऑर्डर कर पा रहे हैं, मँगा पा रहे हैं, उससे रिलेटेड है। स्कंद में अति विनियोग का, एकाधिकार की स्थिति का, शोधन स्थिति का, अति व्यापार का। तो निम्न है, कम है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है वो उसमें धनराशि बहुत अधिक टाइम तक फँसी रहती है, यानी कि बार-बार। एक होता है ना कि आपने रॉ मटेरियल को परचेज़ किया, मँगाया, आपने कच्चा सामग्री को मँगाया। उसके बाद उससे क्या हुआ कि आपने उसको में प्रोडक्शन का काम किया, उससे फिनिश गुड्स बना, उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया। अब फिर जब सेल हो गया तो फिर आपको नीड हुई कि और आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो ये एक साइकिल ऐसा होता है जो आपका लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर ये साइकिल बहुत धीरे-धीरे चल रहा है, मतलब आपकी जो अमाउंट है ज़्यादा स्टॉक में फँसा हुआ है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो अनुपात जो माल के स्टॉक तथा बेची गई वस्तु की लागत के बीच संबंध स्थापित करता है, इसका दावत अनुपात हो जाता है। ये फ़ॉर्मूला है एक तरह से, यानी कि जो माल का स्टॉक है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना आपने बेचा है, उसकी जो लागत आ रही है, उसके बीच संबंध को बताएगा। ये अनुपात व्यवसाय में इस तथ्य को प्रकट करता है कि वर्ष में कितनी बार स्टॉक का विक्रय तथा प्रतिस्थापन हुआ है। यह अनुपात जितना ऊँचा होता है, उतना ही अधिक अच्छा माना जाएगा और निम्न होगा तो उतना इस बात का सूचक है कि व्यवसाय में स्कंद का अति विनियोग है।
अतः स्कंद का आवर्त कम हो रहा है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है। कुल संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर, अंशधारियों की पूंजी पर, विनियोजित शुद्ध पूंजी पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन, यानी कि एक कंपनी में जो ऑपरेटिंग का काम हो रहा है उसके परफॉर्मेंस का सबसे अच्छी माप जो है वो किसके द्वारा होती है, तो वो नियोजित शुद्ध पूंजी पर। जो आपने पूंजी जो है विनियोजित की है, इन्वेस्ट करी है, अपनी कंपनी में लगाई है, उस पर जो प्रत्याय की दर निकाली जाती है वो सबसे अच्छा मापक होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सा चालू दायित्व है? बकाया मजदूरी, शोधन योग्य अधिमान अंश, शेयर प्रीमियम, मशीनरी पर ह्रास के लिए प्रावधान। करंट लायबिलिटी कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो शोधन योग्य अधिमान अंश है ये तो करंट में है ही नहीं, शेयर प्रीमियम भी नहीं है, कैपिटल में है, और डिप्रिसिएशन भी नहीं। जो आप लोग की आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी हैं यही हमारे करंट लायबिलिटी में जाएगा। प्रीपेड होता तो करंट एसेट होता, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी बन जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ आगमन का स्रोत है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जब कैश आ रही है तो उसके सोर्सेज यहाँ पर कौन सा हो सकता है। गैर व्यापारिक भुगतान है, चालू संपत्तियों में वृद्धि है, दायित्वों में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रोकड़ आगमन, आपने भुगतान किया तो रोकड़ जाएगी। चालू संपत्तियां, आपने कैश, आपकी जो करंट एसेट थी उसमें वृद्धि हुई तो ऐसे तो नहीं आएंगे, उसके लिए भी आपने पेमेंट किया होगा, स्टॉक जैसे आ रहा है तो पेमेंट किया होगा, तो इसमें भी क्या होगा, पेमेंट आएगा। लायबिलिटीज में कमी हो रही तो यहाँ भी दायित्व तभी कम हो, क्रेडिटर है, आपने पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर घट गए तो वहां पर भी आपकी कैश जाएगी। तो ये तीनों ही में से आपकी रोकड़ का आगमन नहीं होगा, कैश इनफ्लो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो ऑप्शन डी होता है वही करेक्ट आंसर होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें से किसी और को लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉक एक्सचेंज का कार्य नहीं है? प्रतिभागियों का मूल्यांकन, निवेशकों को साक्षर देना, अधिक लाभ सुनिश्चित करना, बचतों को संगठित करना। स्टॉक एक्सचेंज जो होती है उसका क्या कार्य नहीं होता, तो लाभ सुनिश्चित करना उसका कार्य नहीं होता। वो सिर्फ क्या करती है, जो स्टॉक जो शेयर्स होते हैं, जो प्रतिभूति सिक्योरिटीज होती हैं उनको एक्सचेंज करने का काम करती है। उसमें जो निवेशकों को सुरक्षा भी देगी, बचतों को संगठित भी करती, लेकिन वो लाभ को सुनिश्चित नहीं करती। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या काम होते हैं। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन होता है, निवेशकों को सुरक्षा देना है, निवेशकों को बचतों को संगठित करने में प्रोत्साहन देना है, प्रतिभूतियों से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों तथा धोखाधड़ी को रोकना, प्रतिभूतियों के अंतः व्यापार को रोकना, अंशों के वास्तविक अधिग्रहण तथा कंपनियों के अधीनीकरण पर नियंत्रण रखना। तो ये काम है जो स्टॉक एक्सचेंज के हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसको आप याद भी कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कोई भी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, जो निम्न कोटि की या घटिया वस्तुओं को कहा जाता है, जो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, तो उनके प्रति आय प्रभाव जो होता है वो ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी आप इस तरह की वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे। जैसे कि चावल अगर आप बहुत ही कम लो क्वालिटी के यूज कर रहे हैं, अभी आपकी आय कम है, आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप अच्छी क्वालिटी के परचेस करने लगेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि वो ऋणात्मक होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है, असीमित आवश्यकताएं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, दुर्लभता, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी कौन है, तो साधनों का वैकल्पिक उपयोग। आज के टाइम में अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी रहता है, कई बार दुर्लभता भी सही आंसर होता है या फिर साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी। तो अलग अलग जगह मैंने अलग अलग आंसर देखा है इसका, लेकिन यहाँ पर जो आपकी 2022 में पेपर हुआ था उसमें जो आंसर माना गया है साधनों का वैकल्पिक उपयोग माना गया है। तो वही आंसर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो कि ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग दे रखा है, जो कि आयोग ने माना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यता स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है, मान्यताएं, नियम, प्रमाप, परंपराएं। यहाँ पर गैप की बात की जा रही है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार मान्यताएं हैं। अलग अलग जहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, इनका निर्माण किया गया था कि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो अकाउंट्स है उनको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो वो कोलकाता में है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 28 मई 1959 में की गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत डीपली नहीं पूछता है, लेकिन आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो मैंने टैग करी हुई हैं, तो उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और साथ में ये पेपर्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस पेपर भी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वहाँ पर बुक्स मैंने टैग करी हैं, तो आप उसको परचेज करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।